अस्सलाम वालेकुम। चंद ही खबरों और तजियात के साथ जहांगीर खटक आपकी खिदमत में हाजिर है। नादरीन, आज जहां न्यूयॉर्क में मंगल की रात और अक्टूबर की 14 तारीख, जबकि पाकिस्तान में बुध की सुबह और अक्टूबर की 15 तारीख है। नादरीन, खबरें बहुत हैं, सीधा खबरों की जानिब चलते हैं और सबसे पहले जिक्र चीन का करते हैं। इसके हवाले से कल मैंने खबर दी थी, जो कि बल्कि परसों दी थी, जो कि एक एशियन अखबार में खबर छपी थी, एशियन टाइम्स में, जिसके मुताबिक चीन ने पाकिस्तान की वजह से, बुनियादी तौर पर उस खबर का क्रक्स जो था वो ये था कि चीन ने पाकिस्तान की वजह से ये जो रेयर अर्थ मिनरल्स की एक्सपोर्ट्स पर पाबंदियां लगाई हैं, ये इसकी वजह से लगाई हैं। और बेसिकली पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान जो रेयर अर्थ मिनरल्स का जो कारोबार थोड़ा बहुत शुरू हुआ है, उसके हवाले से इसको जोड़ा गया था। क्योंकि चीन वो तमाम टेक्नोलॉजी मशीनरी बनाता है जिसके जरिए रेयर अर्थ मिनरल्स को प्रोसेस किया जाता है। तो इसलिए ये खबर हर तरफ गर्दिश में थी, मैंने भी इसका जिक्र किया था। और आज चीन की हुकूमत की जानिब से इस खबर की तरदीद की गई है। वो कहते हैं कि इस खबर में कोई हकीकत नहीं है, बल्कि ये भी कहा गया था कि वो सैंपल्स जो कि पाकिस्तान फौज के सरबराह फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने सर ट्रंप के साथ होने वाली अपनी मुलाकात के दौरान शहबाज शरीफ की मौजूदगी में पेश किए थे, ये रेयर अर्थ मिनरल्स नहीं थे। चीन का कहना है कि ये बेसिकली प्रेशियस स्टोन्स थे जो कि पाकिस्तान की मकामी मार्केट से खरीदे गए थे। तो चाइना ने बेसिकली पहली बात तो इस बात की तरदीद की कि वो बक्से में रेयर अर्थ मिनरल्स नहीं थे जो कि सर ट्रंप को पेश किए गए थे, बल्कि ये कुछ प्रेशियस स्टोन्स थे जो कि पाकिस्तान की मकामी तौर पर यानी मार्केट में खरीदे गए थे। पाकिस्तान में बहुत सारे मिलते हैं प्रेशियस स्टोन्स, यानी काफ़ी ज़्यादा पाए जाते हैं। आ, और दूसरा ये कि उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जो है वो चाइनीज रेयर अर्थ मिनरल्स नहीं इस्तेमाल कर रहा। एक जो खबर इस किस्म की भी फैलाई जा रही थी कि शायद पाकिस्तान चाइनीज रेयर अर्थ मिनरल्स अमेरिका पर बेच रहा है, लेकिन उसने इस बात की भी तरदीद की। और फिर साथ ये भी कहा कि अब चाइना की जानिब से जो रेयर अर्थ मिनरल्स से मुतालिक जितनी भी प्रोसेसिंग मशीनरी है और उसके हवाले से रेयर अर्थ मिनरल्स की एक्सपोर्ट्स के हवाले से जितने भी नई जो पाबंदियां लगाई गई हैं, इनका ताल्लुक पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान होने वाली जो तजारत है उससे नहीं है। बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान चीन को मुकम्मल तौर पर कॉन्फिडेंस में ले रहा है। मेरा ख्याल है ये बहुत अच्छी खबर है। और इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान जो है वो चीन को अगर कॉन्फिडेंस में लेकर अमेरिका के साथ ये कारोबार कर रहा है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन एक चीज़ जिसका उन्होंने जिक्र नहीं किया वो ये था कि क्या मुस्तकबिल में पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल है जिनको रेयर अर्थ मिनरल्स की प्रोसेसिंग की मशीनरी नहीं दी जाएगी, यानी पाबंदी का इतलाक पाकिस्तान पर भी होगा। लगता है कि पाकिस्तान पर भी होगा, लेकिन देखते हैं कि आने वाले दिनों में होता क्या है। लेकिन बहरहाल मेरा ख्याल है बहुत अच्छा और अहम बयान था, जो कि पाकिस्तान और अमेरिका की जो ये रेयर अर्थ मिनरल्स की जो मुजवजा तजारत है, जिसके बारे में बहुत बड़े बड़े सवालात आज भी मौजूद हैं। वो लोग जो ये सवालात उठाते हैं उनमें मैं भी शामिल हूँ, और मेरे सवालात अपनी जगह पर आज भी कायम हैं कि पाकिस्तान में रेयर अर्थ मिनरल्स मौजूद तो हैं, लेकिन उनकी जिस तरीके से माइनिंग होनी चाहिए या जिस पैमाने पर, तो वो उस पैमाने पर बहुत ही कम होती है। अगर कहीं होती है खुफिया तरीके से वो अलहदा है, लेकिन जनरली ज़्यादा इस बारे में मालूमात नहीं है या महदूद हैं। क्योंकि जितने भी मैंने जियो साइंटिस्ट से बात की है, सबका ये कहना है कि पाकिस्तान तो कई साल दूर है इंडस्ट्रियल स्केल पर जाने से। तो अगर कोई एक आध रेयर अर्थ मिनरल की माइनिंग पाकिस्तान कर रहा हो तो वो अलग बात है, लेकिन जो 12 के जिक्र किया जा रहा था, यानी दुनिया में 17 रेयर अर्थ मिनरल्स पाए जाते हैं। और पाकिस्तान के हवाले से खबरें ये हैं कि इनमें से 17 में से 12 पाकिस्तान में पाए जाते हैं, लेकिन कितने अमेरिका पर बेचे जा रहे हैं ये वाजह नहीं है। चलते हैं अगली खबर की जानिब। सर ट्रम्प का कहना है कि अगर जरूरत पड़ी तो अमेरिका हमास को गैर मुसल्ह करेगा। उनका कहना है कि गरचे जो मुआहदा हुआ है हमास के साथ, इसराइल और हमास के दरमियान, उसमें इस बात का जिक्र नहीं है कि हमास किस तरीके से अपने आप को डिसआर्म करेगा या गैर मुसल्ह करेगा। लेकिन सदर ट्रंप ने कहा कि अगर ज़रूरत पड़ी और अगर हमास ने खुद अपने आप को गैर मुसल्ह ना किया, तो उन्होंने वार्निंग दी कि अमेरिका हमास को बहुत तेजी से और बड़ा वायलेंटली, यानी बहुत ज्यादा ताकत के इस्तेमाल के साथ उनको गैर मुसल्ह करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सदर ट्रंप का कहना है कि मुझे वर्बल एश्योरेंसेस दिए गए, यानी एग्रीमेंट में इस बात का कोई जिक्र नहीं है। कल मैंने इस बात का जिक्र किया भी था। तो एग्रीमेंट में तो इस बात का जिक्र नहीं है, लेकिन अब सदर ट्रंप कह रहे हैं कि उनको जब बातचीत हो रही थी तो उसमें उनको जुबानी इस बात की एश्योरेंस दी गई थी कि हमास के लीडर्स जो हैं वो
اپنے آپ کو، یعنی حماس جو ہے اپنے آپ کو ڈسارم کرے گی، لیکن ایگریمنٹ میں اس کا یعنی کوئی ذکر نہیں ہے۔ سر ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ وہ حماس کو کچھ ریزنیبل ٹائم دیں گے، کچھ ٹائم دیں گے ان کو، کہ جس کے دوران ان کو یہ موقع دیا جائے گا کہ وہ اپنے آپ کو ڈسارم کریں۔ انہوں نے کہا کہ اگر انہوں نے اپنے آپ کو خود ڈسارم نہ کیا تو یہ ایک سرخ لکیر ہوگی، اور اس کے بعد پھر امریکہ ان کے خلاف شدید کارروائی کرے گا۔ ایک اور بڑی خبر آج پشاور ہائی کورٹ کی جانب سے آئی، سب کو معلوم ہے، بڑا دبنگ فیصلہ پشاور ہائی کورٹ کا، کہ انہوں نے خیبر پختونخوا کے گورنر فیصل کریم کنڈی کو حکم دیا کہ آپ نے آج، یعنی جب تک یہ ویڈیو آپ تک پہنچے گی تو شاید سہیل آفریدی بطور چیف منسٹر 2-4 گھنٹوں میں اپنے عہدے کا حلف لے لیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ کیا گورنر کنڈی سہیل آفریدی کو اوت ان سے لیں گے، کیونکہ اپیرنٹلی پیپلز پارٹی کے اوپر چونکہ بہت زیادہ لعنت ملامت ہوئی تھی، اور ان پر بہت زیادہ کرٹیسزم آ رہا تھا، کیونکہ جو فیصل کریم کنڈی کا جو رویہ تھا اور رویہ ہے ابھی تک، تو وہ ہر کوئی اس کی مذمت کر رہا ہے، کیونکہ یہ انتہائی غیر جمہوری رویہ ہے، غیر آئینی رویہ ہے، اور شاید اسی وجہ سے بلاول بھٹو نے یہ پریشر محسوس کیا۔ آج گزشتہ یعنی 24 گھنٹوں کے دوران کنڈی کراچی میں تھے، وہاں پر ایک تقریب سے بلاول بھٹو نے خطاب کرتے ہوئے اس وقت اس مجمع کے سامنے کنڈی کو حکم دیا کہ آپ جائیے پشاور اور اپنا کانسٹیٹیوشنل کام مکمل کیجیے، جو آپ کی کانسٹیٹیوشنل ڈیوٹی ہے۔ اور اس سلسلے میں انہوں نے سندھ کے چیف منسٹر سے ریکویسٹ کی کہ آپ ان کو اپنا جہاز دیں تاکہ وہ فوری طور پر پشاور جا سکیں۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا واقعی کنڈی اویلیبل ہوں گے، اگر نہیں ہوں گے تو پھر جو پشاور ہائی کورٹ کا حکم ہے اس کے مطابق جو خیبر پختونخوا کی اسمبلی کے اسپیکر ہیں بابر سلیم سواتی ان سے حلف لیں گے۔ تو یوں آج ایک نئی تاریخ رقم ہوگی، کیونکہ یہ جو انتخاب ہے کے پی کے چیف منسٹر کا، یہ تاریخ میں کئی حوالوں سے یاد رکھا جائے گا۔ ایک تو یہ کہ یہ پاکستان کے قبائلی اضلاع سے آنے والے پہلے چیف منسٹر ہیں، ایک ینگ چیف منسٹر ہیں، ایک اسٹوڈنٹ ایکٹیویزم سے اوپر آئے ہیں، ایک مڈل کلاس سے تعلق رکھنے والی شخصیت ہیں، اور عمران خان کو ان کے اوپر بہت زیادہ اعتماد ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ وہ بحیثیت چیف منسٹر کس طریقے سے کس قسم کی کارکردگی دکھاتے ہیں، لیکن لگتا یہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں سیاسی ٹیمپریچر اوپر ہی رہے گا۔ اب چلتے ہیں اگلی خبر کی جانب، اور وہ یہاں واشنگٹن سے آئی ہے کہ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان 1.2 ارب ڈالر کا جو سٹاف لیول اگریمنٹ ہے وہ ہو چکا ہے۔ اگر آئی ایم ایف کا بورڈ اس معاہدے کی منظوری دیتا ہے تو پاکستان کو یہ پیسے مل جائیں گے، اور جب یہ اپروو ہو جائے گا تو ٹوٹل ڈسبرسمنٹ اس فیسلٹی کے تحت پاکستان کو تقریباً 3.3 ارب ڈالر تک پہنچ جائے گی۔ پاکستان کے لیے آئی ایم ناٹ شیور کتنی اچھی خبر ہے، کیونکہ پاکستان کے اوپر قرضہ ہے کہ چڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اگرچہ ایک چیز جو کہ گزشتہ 3 سالوں میں میرا خیال ہے بہتر ہوئی ہے، وہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے، جو کہ ختم ہو کر اب کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس میں چلا گیا ہے، جو کہ ایک اچھی خبر ہے۔ یہ 14 سالوں میں پہلا موقع ہے کہ پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ جو ہے وہ سرپلس میں گیا ہے، اور شاید اسی وجہ سے اب انٹرنیشنل مانیٹری انسٹیٹیوشن لائک آئی ایم ایف کا جو ہے شاید کانفیڈنس بھی بڑھ رہا ہے، اور اس کا بہت بڑا تعلق پاکستان اور امریکہ کے تعلقات سے بھی ہے۔ ہم سب نے گزشتہ دن دیکھا کہ کس طریقے سے شہباز شریف صاحب نے سر ٹرمپ کی تعریف کی تھی، اور سر ٹرمپ بھی اتنی زیادہ تعریف کو ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے۔ میں نے کل وہ ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر بھی کی تھی، لیکن یقیناً اتنی زیادہ جو انہوں نے اور سر ٹرمپ کی تعریف کی ہے، تو اس کا اوور آل جو پاکستان اور امریکہ کے تعلقات ہیں اس پر ایک پازیٹیو اثر تو آیا ہے، اور ہمیں وہ آئی ایم ایف کے اس ایگریمنٹ میں بھی کہیں نہ کہیں نظر آ رہا ہے۔ اور پھر سب سے بڑھ کر جو بڑی خبر، وہ آج ایک مرتبہ پھر پاکستان اور افغانستان کے درمیان دونوں ملکوں کی افواج میں ایک مرتبہ پھر جھڑپیں شروع ہیں، اس وقت بھی ہیں۔ یہ اس ویڈیو کو ریکارڈ کرنے سے پہلے بھی جب میں خبریں دیکھ رہا تھا تو خبر یہی تھی کہ پاکستان فوج نے افغان طالبان کی پوزیشنز جو کہ چمن بارڈر کے قریب ہیں، وہاں پر ان کے اوپر اٹیک کیا ہے، اور وہاں پر ان کی پوزیشنز کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے، اور اس میں طالبان کی کیجولٹیز بھی ہوئی ہیں۔ اس سے پہلے خبریں تھی کہ طالبان کی جانب سے جو کرم ڈسٹرکٹ ہے، اسپیشلی پار چنار اور اس کے علاقے، کیونکہ یاد رکھیے کہ پاکستان کا جو کرم ڈسٹرکٹ ہے یہ سب سے ولنریبل سمجھا جاتا ہے۔ آپ دیکھیے جب بھی طالبان حملہ کرتے ہیں تو وہ بیسیکلی انہی علاقوں میں کرتے ہیں، یعنی زازہ میدان ایک طرف، اس طریقے سے، کیونکہ یہ کرم ڈسٹرکٹ جو ہے یہ پاکستان کا واحد علاقہ ہے جس کی 3 طرف افغانستان ہے، صرف اس سے ایک طرف سے پاکستان ملتا ہے، باقی یہ افغانستان کے اندر جاتا ہے، تو اس لیے یہ ہمیشہ سے ولنریبل رہا ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ طالبان نے
गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान भी पाकिस्तान पर हमले किए, ये पाकिस्तानी हुक्काम का कहना है, और उनका भरपूर जवाब भी दिया गया। और फिर उसके बाद पाकिस्तान की जानिब से जो सोशल मीडिया है, स्पेशली जो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट से जुड़ा या उनके करीब समझा जाने वाला सोशल मीडिया है, उसमें ये खबरें आना शुरू हुई कि देखा जा सकता है कि किस तरीके से पाकिस्तानी फौज तालिबान की पोजीशंस को मिसाइल्स के जरिए, यानी पहली दफ़ा मैं देखा कि मिसाइल्स इस्तेमाल किए गए, और मिसाइल्स के जरिए उनको निशाना बना रहा है। एक जगह पे एक चलता हुआ टैंक है जिसको पाकिस्तान कामयाबी से निशाना बनाता है, न्यूट्रलाइज करता है। तो खबरें यही हैं कि कम अज़ कम 2-3 टैंक्स भी उनके तबाह हुए हैं, उनकी मुख्तलिफ पोस्ट को टारगेट किया गया है, कई जगहों पर ये झड़पें हुई हैं। शुरू ये कुर्रम के इलाके से हुई थी, और उसके बाद फिर ये फैली हैं मुख्तलिफ इलाकों में। और ये झड़पें, जब तक मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, जिससे मैंने अर्ज किया कि ये अब भी जारी हैं। पाकिस्तानी सिक्योरिटी हुकाम की जानिब से अब ये बात कही जा रही है कि ये हमले जो तालिबान की जानिब से किए जा रहे हैं, अब इसमें तालिबान हुकूमत की सरकारी फौज वाहिद शामिल नहीं है, बल्कि अब उनके साथ जो पाकिस्तानी तालिबान हैं वो भी मिलकर पाकिस्तान फौज के खिलाफ लड़ रहे हैं। यूं जो तालिबान जिस चीज़ को डिनाई करते चले आ रहे हैं कि उन्होंने कोई सेफ हेवन्स नहीं दी हैं पाकिस्तानी तालिबान को, अब जो ये इत्तलात आ रही हैं कि पाकिस्तानी तालिबान और अफगान तालिबान मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ लड़ रहे हैं, और फिर अफगानिस्तान में एक अजीब सा माहौल बन गया है जो कि इंतहाई अफसोसनाक है। पाकिस्तान में भी मुझे ऐसे ही लगता है कि वो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि हकीकत यह है कि उनको जंग का बड़ा शौक है, शायद उन्होंने जंग देखी नहीं है। तो दोनों जानिब से ऐसे अनासर मौजूद हैं जो कि दोनों मुल्कों के दरमियान जंग चाहते हैं। न सिर्फ दोनों मुल्कों में ऐसे अनासर मौजूद हैं, बल्कि इस खत्े में भी बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि दोनों मुल्कों के दरमियान जंग चाहते हैं। और इसी वजह से जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ये गुज़श्ता चंद घंटे पहले जंगबंदी हुई थी, और उसके बाद फिर ये दोबारा शुरू हुई, तो उस वक़्त अफगानिस्तान में एक बहुत बड़ा जश्न का सा समा था। इस हद तक था कि वहां पर बड़े बड़े जुलूस निकाले गए, अफगान फौजियों को हार पहनाकर उनका बड़ा इस्तकबाल किया गया मुख्तलिफ इलाकों में। गोया उनका ये दावा था कि हमने ये जंग जीत ली है। जबकि कुछ जगहों पर मैं ये भी देख रहा था कि सोशल मीडिया पर, और ये याद रखिए कि इसका हकीकत से कोई ताल्लुक होना मुश्किल इसलिए नजर आता है कि ये जो वहां पर पाकिस्तानी फौज की बेइज्जती के लिए वो कहीं पर कोई पतलून लटका कर ये जाहिर कर रहे हैं कि देखिए जी हमने इनको हरा दिया है। हालांकि सबको मालूम है कि अफगान तालिबान का जो जो एक्सपीरियंस है वो गुरिल्ला वॉरफेयर का है। ये एज ए अगर एक फिक्स्ड एक जगह पर बैठ कर लड़ेंगे तो इनके लिए इतना आसान नहीं होगा एक रेगुलर आर्मी के खिलाफ जंग करना। और सबसे बढ़कर बात यह कि जश्न किस बात का मनाया जा रहा है, चाहे वो पाकिस्तान हो या अफगानिस्तान हो, उसकी वजह यह है कि ये वो दो ममालिक हैं जिनके दरमियान हमेशा से ताल्लुक बड़ा ही पेचीदा रहा है, मुश्किल ताल्लुक है, इसमें कोई शक नहीं है। इख्तलाफात भी हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं है कि दुनिया के बहुत सारे ममालिक में इख्तलाफात होते हैं, लेकिन वो इस हद तक नहीं जाते कि जहां पर एक नफरत की फजा बन जाए। और वो नफरत मुझे, मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ, बहुत सारे मेरे दोस्त जिनका ताल्लुक अफगानिस्तान से है, और एक आध भारत से भी, और शायद पाकिस्तान में भी ऐसे ही लोग मौजूद हैं कि जो जिनके जो कमेंट्स होते हैं उसमें अच्छी खासी नफरत पाई जाती है। मेरी सबसे ये अपील है कि खुदारा जंग का जो माहौल है इसको ठंडा करने के लिए इस पे ठंडा पानी डालें। इसमें किसी का फायदा नहीं है। अगर कोई भारत में बैठकर खुश हो रहा है तो भूल जाएं कि आप भी स्टेबलाइज होंगे अगर पाकिस्तान डिस्टेबलाइज होता है। और अगर कोई अफगानिस्तान में ये सोच रहा है कि वो पाकिस्तान को शिकस्त दे सकता है तो भूल जाएं, ये मुमकिन ही नहीं है। ये पाकिस्तान अमेरिका नहीं है, क्योंकि अमेरिका हजारों मील दूर से अफगानिस्तान आया था। इसी तरह रूस भी अब जो अफगानिस्तान आया था तो वो दूर से आया था और वो ऑक्युपाई कर रहा था। पाकिस्तान की कोई ख्वाहिश नहीं है कि वो अफगानिस्तान पर कब्जा करे। ये वो ममालिक थे जो कब्जा करने आए थे, लिहाजा वो जंगें और इस जंग में बहुत बड़ा फर्क है। इस फर्क को समझें और इस खौफनाक सूरत हाल से दूर रहें। उसकी वजह यह है कि मेरा यह खौफ है, खुदा करे मैं गलत हूं, लेकिन मेरा यह खौफ है कि जिस किस्म की जंगी जनूनियत मुझे नजर आ रही है, स्पेशली अफगान साइड पर, पाकिस्तान में भी है लेकिन अफगान साइड पे मुझे ज्यादा नजर आ रही है, कि जहां पर कुछ लोग तो बिल्कुल यानी बेचैन हैं कि किस तरीके से वो पाकिस्तान के साथ एक फुल फ्लैश वॉर में जाएं। आई एम नॉट श्योर कि वो क्या हासिल कर पाएंगे, क्योंकि ये जिस समय मैंने अर्ज किया कि ये भूल जाएं कि पाकिस्तान का 1 इंच भी अफगानिस्तान ले सकता है, भूल जाए।
हाँ, ये जरूर है कि अगर पाकिस्तान चाहे तो कई इलाकों पर आज भी कब्जा कर सकता है, लेकिन ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी गलती होगी अगर पाकिस्तान ऐसा सोचे भी। तो मेरी ये ख्वाहिश नहीं है कि ना पाकिस्तान अफगानिस्तान की सरजमीन पर कब्जा करे, ना अफगानिस्तान पाकिस्तान की। मेरी राय ये है कि इस दौर में कि जब पूरे दुनिया भर के ममालिक जो इस वक्त की टेक्नोलॉजी और तरक्की के मौक़ों से भरपूर फायदा उठाकर आपस में तजारत करके एक अच्छे भाईचारे के माहौल में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, पाकिस्तान और अफगानिस्तान क्यों नहीं कर सकते? क्यों ये नफरत की दीवारें खड़ी की जा रही हैं चंद एक शरपसंदों के हाथों? मैं ये नहीं कहता हूँ, मेरे बहुत अच्छे और बहुत सारे अफगान दोस्त हैं, और मेरे इसी तरह बहुत सारे इंडिया से ताल्लुक रखने वाले दोस्त और कॉलीग्स भी हैं, बेहतरीन लोग हैं। लेकिन कुछ शरपसंद हर तरफ मौजूद हैं, और पाकिस्तान में भी ऐसे ही हैं, जो कि मुझे भी बातें सुनाते हैं। तो हमें, मेरा नहीं ख्याल कि इन पर कान धरने चाहिए, बल्कि हमें अमन की बात करनी चाहिए, खैर की बात करनी चाहिए। जंग से कुछ हासिल नहीं होगा। अफगानिस्तान के तालिबान ये भूल जाएं कि वो किसी भी जंग में पाकिस्तान से, यानी वो फतह के करीब भी कहीं जा सकते हैं। छोटी मोटी जंग अगर एक आध उन्हें कामयाबी मिल जाए, बिल्कुल मिल सकती है, क्यों नहीं मिल सकती है? लेकिन क्या इसका यह मतलब है कि वो जंग जीत गए? भूल जाए, अगेन भूल जाए। जब भी अफगानिस्तान के ऊपर बुरा वक्त आया है, तो ना ताजिकिस्तान ने आपके मरीजों को छोड़ा है, ना उज्बेकिस्तान ने छोड़ा है, ना तुर्कमेनिस्तान ने छोड़ा है। अगर छोड़ा है तो पाकिस्तान ने छोड़ा है। आज भी आपके हजारों नहीं लाखों लोग पाकिस्तान में बसते हैं। तो वो लोग जो इस वक्त नफरत का कारोबार कर रहे हैं, उनसे गुजारिश है कि खुदा के लिए अमन की बात करें, भाईचारे की बात करें, इसी में सबकी भलाई है। जंग आप नहीं जीत सकते, अगेन मैं कहता हूँ, भूल जाएं। हाँ, छोटा मोटा नुकसान पाकिस्तान को होगा, तो बड़ा नुकसान तो आपका भी होगा, क्योंकि अगर दो हाथ आपके पास हैं तो दो हाथ पाकिस्तानियों के पास भी हैं। लिहाजा जंगी माहौल से दूर जाने की जरूरत है। लेकिन मैंने जिस तरह से किया कि मेरा बहुत बड़ा खौफ है ये, कि जिस तरीके से ये एस्केलेटरी लैडर तालिबान ने उस पर चढ़ना शुरू हो गए, और पाकिस्तान की जानिब से भी जो इस किस्म के इकदाम पिछले कुछ दिनों में किए गए हैं, जो नहीं होने चाहिए थे, और उसकी वजह से अब मामलात में काफ़ी ज़्यादा बिगाड़ पैदा हो गया है। और वक्त की ज़रूरत यह है कि जो हमारी दोनों मुल्कों की जो सिविलियन लीडरशिप है, यानी वो लीडरशिप जिनके आपस में राब्ते हैं, जिस तरह मौलाना फजल रहमान साहब हो गए, और दूसरे जो हमारा मजहबी तबका है, जिनके वहाँ पर बहुत अच्छे और गहरे मरासिम हैं तालिबान के साथ, ये अमीर खान मुत्तकी, जो कि यानी इस वक्त भारत में बैठे हुए हैं और वहाँ पर बड़े भरपूर बयानात भी दे रहे हैं, और उसको अब उनके अपने तालिबान के जो क़यादत है वो उनसे इख्तिलाफ कर रही है। अमीर खान मुत्तकी कहते हैं कि हमने बड़ी पावर्स को शिकस्त दी है। अमीर खान मुत्तकी तो खुद 1971 में पैदा हुए थे, और 1979 में जब सोवियट्स आए थे तो ये तो 8 साल के थे। जब सोवियट्स जा रहे थे तो ये 18 साल के थे। तो इन्हें जिहाद कहाँ किया था? क्योंकि ये तो पाकिस्तान में थे। इनका खानदान तो जंग से के शुरू होने के फौरन बाद पाकिस्तान आया। यहाँ पर मदरसा हक्कानिया में इन्होंने तालीम हासिल की, फिर कराची में रहे, वहां पर इनका खानदान अपनी महाजरत की जिंदगी गुजारता रहा। तो इन्होंने कहाँ से जिहाद किया? हाँ, इसीलिए आज सिराजुद्दीन हक्कानी का एक बयान काफी वायरल है सोशल मीडिया पर, जिसमें कि उन्होंने बड़ी तनकीद की है। उन्होंने मुत्तकी साहब का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि जी, कुछ लोग, हमारे बड़े लोग, बड़े कायदीन जो हैं, वो दावा कर रहे हैं कि हमने बड़ी बड़ी सुपर पावर्स को शिकस्त दी क्योंकि हमने इनके खिलाफ जिहाद किया। तो कहते हैं, आपने कौन सा जिहाद किया? आपने तो कोई जिहाद नहीं किया, झूठ बोल रहे हैं आप। तो कहने का मेरा मकसद ये है कि ये लोग जो कि जिहाद के तमगे सीनों पर सजाकर और पाकिस्तान के खिलाफ लड़ने की ख्वाहिश रखते हैं, खुदारा इससे पीछे हट जाएं, क्योंकि इसका कुछ फायदा नहीं है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान तरक्की सिर्फ उसी सूरत में कर सकते हैं कि जब दोनों एक दूसरे के साथ दोस्ती के ताल्लुक में हो। दुश्मनी से कुछ नहीं मिलेगा, दुश्मनी से नुकसान ही होगा। और अगेन मैं कहता हूँ, नुकसान ज्यादा अफगानिस्तान का होगा। आपने देख लिया कि जब अफगान मुहाजिरीन पाकिस्तान आए थे तो शहरों में फैल गए थे, जब ईरान गए थे तो सिर्फ कैंपों में महदूद थे, और उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और ये जितने भी बाकी मुस्लिम ममालिक हैं, उन सब ने उनके दरवाजे बंद कर दिए थे। भारत ने भी इनको नहीं आने दिया था, बल्कि भारत में तो बहुत सारे लोगों ने वहां पर कई महीनों तक वहां पर प्रोटेस्ट करते रहे कि आप हमें स्टेटस दें। तो भारत ने कहा जी कि हम तो यूएनएचसीआर के सिग्नेटरीज ही नहीं है, तो हम आपको कोई मदद नहीं करेंगे। तो कहने का मेरा मकसद ये है कि आपको थोड़ा सा जरा ये ख्याल रखना चाहिए कि अगर आप जंग की ख्वाहिश रखते हैं, तो मेरा ख्याल ये है कि पाकिस्तान में भी यकीन माने कि ऐसे लोगों की कमी नहीं है कि वो भी आपसे जंग की ख्वाहिश रखते हैं। लेकिन हम जैसे अमन पसंद लोग जो कि चाहते हैं कि भाईचारे का माहौल बढ़ाया जाए, यानी दुश्मनी के माहौल से दूर रखा जाए, तो मेरी तमाम उन दोस्तों से अपील है, चाहे वो पाकिस्तान में है, अफगानिस्तान में है, भारत में है, या खित्ते के किसी भी मुल्क में है, कि खुदारा जंग से दूर रहें,
امن کی طرف جائیں۔ اگر آپ نے ایک دوسرے کے ساتھ کمپٹیشن کرنا ہے تو تعلیم میں کمپٹیشن کریں، ترقی میں کمپٹیشن کریں، انوویشن میں کمپٹیشن کریں، لیکن ہتھیاروں میں اور ایک دوسرے کے قتل عام میں کمپٹیشن نہ کریں۔ اس سے دونوں ملک بلکہ تمام ملک پیچھے جائیں گے، آگے نہیں جا سکتے۔ جانے سے پہلے آپ سے ایک مرتبہ پھر درخواست کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے، کامنٹ کیجیے، اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔